हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। मैं सोनाली। ठीक है, मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था कि पद्म भूषण पुरस्कार बताए थे, ठीक है, जो कि आपके 2020 और 2021 से संबंधित थे। आई होप आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा गुप्त काल से संबंधित। ठीक है, किससे संबंधित होगा यह टॉपिक? यह होगा गुप्त काल से संबंधित, जिसमें गुप्त वंश के शासकों के बारे में हम महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को अच्छे से देखें और अच्छे से सुने और समझें। ठीक है, और लाइक कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर गुप्त में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था। ठीक है, हमसे पूछा गया है उत्तर गुप्त में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था, मतलब उत्तर गुप्त में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए है कांची, ऑप्शन नंबर बी है तक्षशिला, ऑप्शन नंबर सी है आपका नालंदा, ऑप्शन नंबर डी है आपका वल्लभी। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप आंसर जरूर दीजिए। ठीक है, हाँ, तो चलिए देखेंगे हम कि उत्तर पूर्व युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था उसका नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। क्या नाम था? नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, अब आप देखिए कि अब नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी देखेंगे तो यह था नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, उस समय का जो विश्वविद्यालय था उसका नाम था नालंदा विश्वविद्यालय, और जो अभी जो नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय है, ठीक है, अभी जो फिलहाल में 2010 में जो नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय था इसकी स्थापना की गई थी, अभी 2010 में की गई थी। ठीक है, ये कौन सा है? न्यू है। ठीक है, और जो उत्तर गुप्त में जो प्रसिद्ध हुआ था वह नालंदा विश्वविद्यालय था। ठीक है, अब देखेंगे इसका स्थान कहाँ पर है, तो इसका स्थान है राजगीर, नालंदा के समीप, बिहार और भारत में। ठीक है, कहाँ पे? बिहार, जो कि भारत में। ठीक है, इस विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इस विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी यह थी गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। किसने की थी इसकी स्थापना? गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा कि क्वेश्चन आता है कि उत्तर गुप्त में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था इसकी स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय तो प्रसिद्ध हुआ था। अब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी वह थे गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम। कौन थे? कुमार गुप्त प्रथम थे। तथा अब कुमार गुप्त प्रथम कौन थे? तो यह प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा को सर्वाधिक महत्वपूर्ण विख्यात केंद्र था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि जो प्राचीन भारत में जो उच्च शिक्षा थी उसे नालंदा विश्वविद्यालय में शामिल किया था, क्योंकि उस समय क्या था कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण विख्यात केंद्र था। कौन था? नालंदा का जो विश्वविद्यालय था वह। ठीक है, तो अभी आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, अगर पूछा जाता है कि नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई, तो नवनिर्मित जो नालंदा विश्वविद्यालय था इसकी स्थापना की गई थी 2010 में। अब यह कहाँ पर स्थित है? तो यह राजगीर, ठीक है, राजगीर, जो कि कहाँ पर है? नालंदा के समीप, बिहार, भारत में। ठीक है, और फिर उसके बाद पता है कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की? तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त ने की थी। ठीक है, अब इसका महत्वपूर्ण केंद्र क्या था? तो इसका जो महत्वपूर्ण केंद्र था वह था कि उच्च शिक्षा का सर्वाधिक विख्यात केंद्र। ठीक है, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना था। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किससे दी गई थी? ठीक है, किससे दी गई थी? किसकी उपाधि? भारतीय नेपोलियन की उपाधि। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी है समुद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी है आपका चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर डी है आपका हर्षवर्धन। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप आंसर जरूर दीजिए। ठीक है, तो चलिए देखेंगे हम कि जो भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई थी ना, यह दी गई थी समुद्रगुप्त को। किसको दी गई थी? समुद्रगुप्त को दी गई थी। ठीक है, समुद्रगुप्त को दी गई थी। ठीक है, हम आगे देखेंगे अब समुद्रगुप्त कौन थे। तो आप सभी को ये तो पता ही होगा कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? भारत का
नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो जो भारत का नेपोलियन है वह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब आगे देखेंगे नेपोलियन के बारे में, तो उन्हें भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह अपनी ज़िंदगी में कभी पराजित नहीं हुए थे। मतलब उन्होंने जितने भी युद्ध किए ना, उस सभी में उन्हें विजय प्राप्त हुई थी। किसे? समुद्रगुप्त को। इसलिए क्या आएगा कि उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि समुद्रगुप्त वंश का एक शक्तिशाली राजा था। ठीक है, समुद्रगुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? समुद्रगुप्त थे, जो चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी के पुत्र थे। अब देखो आपकी इसके साथ साथ चंद्रगुप्त प्रथम किस भी थे इनके साथ, जो कि किसके पुत्र थे? कुमारा देवी के पुत्र थे। ठीक है, अब देखेंगे समुद्रगुप्त ने क्या कहा था? लगभग पूरे भारत को जीत लिया था। ठीक है, समुद्रगुप्त क्योंकि वो विजय हमेशा मतलब विजय प्राप्त की, कभी वो पराजय नहीं हुए, तो क्या किया था उन्होंने? लगभग मतलब पूरे भारत में क्या कर लिया था? जीत हासिल कर ली थी। इसके कारण क्या इतिहासकार V.A. स्मिथ थे। कौन थे? इतिहास V.A. स्मिथ। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने कहा था कि जो समुद्रगुप्त है यह क्या है? भारत के नेपोलियन है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी? तो भारतीय नेपोलियन की उपाधि चंद्रगुप्त को दी गई थी। अब चंद्रगुप्त कौन, सॉरी समुद्रगुप्त कौन थे? तो जो समुद्रगुप्त थे यह भारत के नेपोलियन थे। अब इन्हें नेपोलियन किसने कहा था? तो अपने जो भारत के इतिहासकार थे V.A. स्मिथ। ठीक है, कौन थे? V.A. स्मिथ ने क्या कहा था? उसे भारत का नेपोलियन कहा था। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आयुर्वेद के वेद चिकित्सका भगवान किसे मानते थे? ठीक है, भगवानिका का मतलब होता है भगवान किसे मानते थे। जो आयुर्वेद के वे चिकित्सक थे वह भगवान किसे मानते थे? तो देखेंगे ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर पहला है आपका सुश्रुत, ऑप्शन नंबर बी है आपका चयवन, ऑप्शन नंबर सी है आपका धन्वंतरी और डी है चरक। ठीक है, तो देखिएगा कि जो आयुर्वेद के वे चिकित्सक थे, मतलब आयुर्वेद के, तो यह धन्वंतरी जो थे ना, उन्हें क्या करते थे? भगवान के रूप में मानते थे। अब धन्वंतरी कौन थे? तो जो धन्वंतरी थे यह हिंदू धर्म के एक देवता थे। यह किसके देवता थे? अक्सर पूछा जाता है, तो यह हिंदू धर्म के देवता थे। ठीक है, आगे देखिए, वे महान चिकित्सक थे जिन्हें देव पद प्राप्त हुआ था। मतलब ये इतने, मतलब इनके पास सारी चीज़ों का इलाज था। ठीक है, तो इन्हें क्या कहा था कि चिकित्सा तो इन्हें देव पद प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसमें आगे देखेंगे, इसके वंश में देवोदास हुए जिन्होंने शल्य चिकित्सा विश्वविद्यालय का पहला विश्वविद्यालय कहाँ खोला था? काशी में। अब देखो जो धन्वंतरी थे ना, इनके वंश में एक देवोदास थे जिन्होंने क्या करा था? जिन्होंने शल्य चिकित्सा का विश्वविद्यालय खोला था, जो कि पहला विश्वविद्यालय मतलब पहला विद्यालय था काय का? शल्य चिकित्सा का। अक्सर क्वेश्चन देखा जाता है कि शल्य चिकित्सा का पहला विश्वविद्यालय किसने स्थापित की थी? तो देवोदास ने किया था। ठीक है, जो कि पहला विश्वविद्यालय काशी में स्थापित किया गया था, जिसके प्रधानाचार्य सुश्रुत बनाए गए थे। ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आयुर्वेद के वेद चिकित्सा भगवानी से मानते थे, तो भगवान किसे मानते थे? भगवान धन्वंतरी को मानते थे। इसके बाद देखो ऑप्शन में सुश्रुत भी है, मगर उन्हें क्या था? उन्हें प्रधानाचार्य का पद प्राप्त था। ठीक है, उस विश्वविद्यालय में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका। क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे हम कि पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? मतलब कि पहला जो ज्ञात गुप्त शासक था वह कौन था? ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए है आपका गुप्त श्रीगुप्त, ऑप्शन नंबर बी है आपका चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर सी है आपका घटोत्कच, ऑप्शन नंबर डी है आपका कुमार गुप्त प्रथम। ठीक है, तो आप देखिए कि पहला ज्ञात गुप्त शासक। ठीक है, अगर आपको आंसर पता तो आप जरूर बताइए। तो चलिए आगे देखते हैं हम कि जो पहला ज्ञात गुप्त शासक था यह था श्रीगुप्त। कौन था? देखो नाम से स्पष्ट होता है कि श्रीगुप्त मतलब वो पहले गुप्त शासक रहे हैं, तो उनका नाम क्या, मतलब उनका नाम ही हो गया ये श्रीगुप्त। इजीली ये याद रह जाएगा आपको। ठीक है, आगे देखिए कि श्रीगुप्त का शासन, अब इन्होंने शासन, तो इनका जो शासन काल था वह था 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक, मतलब कि सिर्फ
40 साल का। ठीक है, तो श्रीगुप्त का शासनकाल कितना था? 240 से 280 ईस्वी तक रहा। ठीक है, अब यह गुप्त साम्राज्य के संस्थापक राजा थे, मतलब कि पहले ज्ञात गुप्त के जो पहले संस्थापक थे यह। ठीक है, आगे देखेंगे। अब इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जो जन्म हुआ था वो 240 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु कब? 280 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, तथा इन्हें पहला गुप्त शासक माना जाता है। ठीक है, किससे? श्रीगुप्त को। ठीक है, तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि पहला गुप्त शासक किसे माना गया? तो पहला गुप्त श्रीगुप्त को माना गया है। इनका जन्म कब हुआ था? 240 में, मृत्यु कब थी? 280 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आकर्षण के साथ समाप्त हो गया था? ठीक है, किसका साम्राज्य? रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम के, ठीक है, किसके द्वारा समाप्त कब किया गया था? ठीक है, तो ऑप्शन देंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका अरबों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है आपका हंगेरियाइयों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है आपका हुणों द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी है आपका तुर्कों द्वारा। ठीक है, तो आप देखिए कि रोमन साम्राज्य के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो जो रोमन साम्राज्य था यह 27 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व में क्या था? 476 पश्चिम में था। ठीक है, इसके बाद 1453 कहाँ? पूर्व में था। ठीक है, अब देखो कि यूरोप के रोम नगर में केंद्रित एक साम्राज्य था। कहाँ पर था अब ये रोमन साम्राज्य? तो यह यूरोप में था। ठीक है, रोमन साम्राज्य कहाँ पे था? यूरोप के रोम नगर में था। यूरोप के रोम नगर में रोमन साम्राज्य केंद्र स्थापित था। इस साम्राज्य का विस्तार पूरे दक्षिण यूरोप के अलावा, मतलब दक्षिण यूरोप में तो था, इसके साथ साथ यह उत्तरी अफ्रीका और अनातोलिया के क्षेत्र में भी था। ठीक है, कहाँ कहाँ पर था? मतलब दक्षिण यूरोप के साथ साथ ये उत्तर अफ्रीका और अनातोलिया के क्षेत्र में भी था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखो आपकी रोमन साम्राज्य में क्या था कि अलग अलग स्थान पर, मतलब जो अलग अलग जगह है, देखो मैंने आपको बताया कि सिर्फ दक्षिण में नहीं था, वह उत्तरी अफ्रीका में भी था। ठीक है, तो जहाँ अलग अलग स्थानों पर क्या करते थे, यह लातीनी और यूनानी भाषा बोली जाती थी। मतलब एक भाषा को इनकी फिक्स नहीं थी उस वक्त। क्या क्या थी? एक लातीनी भाषा थी और इसके साथ साथ यूनानी भाषा बोली जाती थी। ठीक है, इसके बाद देखो कि क्या हुआ। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि सन 130 ईस्वी में इन्होंने ईसाई धर्म को राजधर्म घोषित किया। अब ईसाई धर्म को राजधर्म कब? 130 ईस्वी में क्या करा था इन्होंने? ईसाई धर्म को क्या करा था? राजधर्म घोषित किया था। और रोमन साम्राज्य के साथ क्या करा इन्होंने? भारत रोम पर हुणों द्वारा आक्रमण के साथ इसे समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो अब हमसे पूछा जाए क्वेश्चन कि रोम साम्राज्य कहाँ पे? तो यह यूरोप के रोम में स्थित है। इसके बाद इसमें कौन कौन सी बोलियां बोली जाती थी? ठीक है, तो लातीनी और यूनानी भाषा बोली जाती थी। सन 130 में इन्होंने ईसाई धर्म को राज धर्म से घोषित किया और भारत रोम पर हुणों द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन हमसे तो इसका आंसर राइट होगा, हुणों द्वारा क्या किया था इन्होंने? रोम साम्राज्य के भारत का व्यापार रोम के हुणों द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, ये हो गई हमारी इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट चीजें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग से संबंधित है? ठीक है, किस किस के नाम पूछे गए हमसे? आर्यभट्ट और वराहमिहिर के। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए आपका गुप्त वंश, ऑप्शन नंबर बी है आपका कुषाण वंश, ऑप्शन नंबर सी है आपका मौर्य वंश, और ऑप्शन नंबर डी है आपका पाल वंश। ठीक है, तो आप देखिए कि जो आर्यभट्ट और वराहमिहिर थे ना, यह गुप्त वंश से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? तो यह गुप्त वंश, जो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखो गुप्त वंश क्या था? तो जो गुप्त वंश था यह राजवंश एक प्राचीन भारतीय साम्राज्य था। क्या था? मतलब कि बहुत प्राचीन भारतीय साम्राज्य था। मतलब किस वंश को के बारे में नाम नहीं पता, इसका नाम ही रख दिया गया था कि गुप्त वंश। ठीक है, आगे देखो, जो लगभग 319 से लगभग 605 तक मौजूद था। कब तक मौजूद था? यह 319 से लगभग 605 सी तक मौजूद था। और इसके साथ साथ क्या हुआ था? भारतीय उपद्वीपों में अधिकांश को कवर किया था। इसने क्या करा था? जो भारतीय उपद्वीप थे ना, जब 319 से 319 से लगभग 605 सी तक क्या करा था इन्होंने? उस समय भारतीय उपमहाद्वीप
जो उपमहाद्वीप थे उन पर क्या था, अधिकार मतलब कवर कर लिया था, मतलब कि इनके अंडर में आ गया था। ठीक है, अब इसकी अब देखो गुप्त राजवंश की राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी, गुप्त राजवंश की। इसके बाद अब गुप्त राजवंश में जो भाषाएं बोली जाती थी वह थी संस्कृत और प्राकृत। कौन कौन सी भाषा थी इसमें, संस्कृत और प्राकृत। ठीक है, याद रखिएगा संस्कृत और प्राकृत भाषाएं थी। ठीक है, किसमें, गुप्त राजवंश में। आगे देखें, इसमें धार्मिक समूह कौन सा, इसमें जो धार्मिक समूह थे वह थे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। कौन कौन से थे, हिंदू, उसके बाद बौद्ध और फिर धर्म, मतलब सबसे पहले हिंदू फिर बौद्ध धर्म आया था और उसके बाद जैन धर्म। ठीक है, याद रखिएगा। फिर इसका शासन कौन था, तो इसमें पूर्व राजशाही, मतलब कि जो राजशाही थे पूर्व वह क्या थे इसके शासन। आगे देखो एक बार और देख लो, गुप्त राजवंश का यह एक प्राचीन भारतीय साम्राज्य था जो लगभग 319 से 605 सी तक मौजूद था और भारतीय उपमहाद्वीप में अधिकांश को कवर कर लेता था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसके बाद से भाषाएं कौन सी, संस्कृत और प्राकृत बोली जाती थी। धार्मिक समूह कौन से, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म थे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन क्या है, आर्यभट्ट और वराहमिहिर से सुविख्यात नाम किसके युग में संबंधित था, तो गुप्त राजवंश के संबंध में संबंधित था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कृष्ट है। ठीक है, सॉरी उत्कीर्ण है। तो देखो आपकी इलाहाबाद के स्तंभ में ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी है आपका समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी है आपका विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर डी है आपका स्कंदगुप्त। ठीक है, तो आप देखो कि इलाहाबाद के स्तंभ में क्या था, इसका राइट आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कृष्ट है, ठीक है, उत्कीर्ण है। तो इलाहाबाद का जो स्तंभ था इसमें ऑप्शन नंबर आपका 20 है कि चंद्रगुप्त की उपलब्धियां उत्कीर्ण है। ठीक है, अब देखो समुद्रगुप्त के बारे में, तो समुद्रगुप्त राजवंश के चौथे राजा और चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। कौन थे यह, समुद्रगुप्त राजवंश चौथे राजा थे और चंद्रगुप्त प्रथम के क्या थे, उत्तराधिकारी थे। वे पाटलिपुत्र उनके साम्राज्य की राजधानी थी। अब इनकी देखो अभी मैंने आपको बताया था गुप्त राजवंश के बारे में। ठीक है, तो गुप्त राजवंश की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। ठीक है, हाँ, तो इसकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। वे वैश्विक इतिहास में सबसे बड़े और सफल सेनायाक एवं सम्राट माने जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है यह कि वैश्विक इतिहास में सबसे बड़े और सफल सेनायाक कौन माने जाते हैं, तो समुद्रगुप्त को ही कहा गया है। समुद्रगुप्त के बारे में मैंने आपको अभी बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम कि भारत के लिए स्वर्ण युग की शुरुआत कही गई है। ठीक है, समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है कि स्वर्ण युग की शुरुआत किसे कहा गया है, समुद्रगुप्त को। ठीक है, अब इनका समुद्रगुप्त की जो जन्म तारीख है वो क्या है, इनका जन्म हुआ था 335 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखो गुप्त साम्राज्य का तृतीय गरुड़ स्तंभ जो है, क्या है, जो तृतीय गरुड़ स्तंभ है ना, और इसके साथ समुद्रगुप्त का जो सिक्का है, ठीक है, इसे इलाहाबाद के स्तंभ में समुद्रगुप्त उपाधि उत्कृष्ट है। ठीक है, समुद्रगुप्त के लिए क्या उन्होंने क्या किया है कि जो गरुड़ का स्तंभ है वो, और उसके बाद समुद्रगुप्त का सिक्का, ठीक है, जिसमें समुद्रगुप्त की प्रतिमा है उसका सिक्का, यह क्या है, इलाहाबाद के स्तंभ में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां उत्कीर्ण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासनकाल के दौरान भारत आया था। मतलब कि चीनी यात्री फाहियान के बारे में पूछा गया है कि यह किस शासनकाल के दौरान भारत आए थे। ठीक है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए है आपका समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी है आपका ऑप्शन नंबर ए है आपका चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी है आपका समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन नंबर डी है आपका कुमारगुप्त। ठीक है, अगर आपको आंसर पता है तो आप ज़रूर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम कि जो चीनी यात्री फाहियान थे यह गुप्त शासन में किस शासनकाल के दौरान आए थे, तो यह चंद्रगुप्त के शासनकाल में आए थे। ठीक है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे इनके शासनकाल में आए थे। अब देखो कि चंद्रगुप्त द्वितीय कौन थे, तो चंद्रगुप्त
इन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, आगे देखो कि यह चीनी यात्री फाहियान, जब चीनी यात्री फाहियान था ना, तो यह गुप्त शासन काल में, जिस समय चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल चल रहा था ना, उस समय यह क्या आया था, यह भारत आया था। कौन आया था? चीनी यात्री फाहियान। ठीक है, तो आपके लिए इतना चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें कि चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो आपका रेडिंग से क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में क्या हुआ था? चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? इंपॉर्टेंट है यह चीज। तो देखिए आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर पहला है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी है आपका समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी है कुमारगुप्त। ठीक है, तो देखो कि जो कवि कालिदास थे यह चंद्रगुप्त मौर्य के राजकवि थे। किसके कवि थे? यह चंद्रगुप्त मौर्य के राजकवि थे। कौन थे? कवि कालिदास। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखो तो चंद्रगुप्त मौर्य में भारत के महान सम्राट थे। ठीक है, जिनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 340 ईस्वी में। कब हुआ था? ईसा पूर्व में। ठीक है, कब हुआ था इनका जन्म? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था 340 ईसा पूर्व में। यह कहाँ था? पाटलिपुत्र में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र, मैंने अभी आपको बता ही दिया था, पाटलिपुत्र में हुआ था। अब इनकी मृत्यु हुई थी श्रवण बेलगोला में। ठीक है, कहाँ हुई थी? अब ये किसके पुत्र थे? तो चंद्रगुप्त बिंदुसार के पुत्र थे। ठीक है, अब इनकी समाधि देखो, इनकी समाधि बनाई गई है जो कि कर्नाटक मैसूर में चंद्रगिरी पर्वत है, जो कहाँ पे स्थित है? जो श्रवण बेलगोला में स्थित है। ठीक है, आगे देखो कि कवि कालिदास चंद्रगुप्त मौर्य के राजकवि थे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो कवि कालिदास चंद्रगुप्त मौर्य के राजकवि थे, जिनका जन्म हुआ था 340 ईसा पूर्व में। इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। इसके साथ इनकी समाधि का, इनकी समाधि है कर्नाटक में। ठीक है, याद रखिएगा कर्नाटक में जो मतलब मैसूर चंद्रगिरी पर्वत, उसका नाम भी रख दिया गया है कि चंद्रगिरी पर्वत। वहाँ पे श्रवण बेलगोला, क्या नाम है? श्रवण बेलगोला में इनकी समाधि दी गई है। ठीक है, हमारी आज की क्लास यही खत्म होती है। आप इस टॉपिक को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आई होप कि नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें आपको ये सारी चीज़ें तब तक याद हो सके, ताकि आपके पास ज़्यादा चीज़ें आपको याद करने को नहीं मिले।